गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻8 कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मतलब कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये मेरा Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है। दोनों के दोनों चार्जेस 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन इन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किन किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू मुझे जीरो देखने को मिलेगी, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी थोड़ा ज्योमेट्री बनाते हैं। ये मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे मेरा Q1 चार्ज है, यहाँ पे मेरा Q2 चार्ज है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो मुझे गिवन है, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा आएगा 0.16 मीटर। मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे मेरा एक O पॉइंट है जहां पे मेरा नेट पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। इस O पॉइंट की जो डिस्टेंस है Q1 चार्ज से, उसे हम मान लेते हैं x है। तो बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी, टोटल है 0.16 मीटर, उसमें से इतना मेरा x हो गया, तो बाकी कितना बचा? बाकी मेरा बचेगा 0.16 माइनस x। अब हमारा मेन टास्क रहेगा, सबसे पहले हम इस Q1 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और देन हम इस Q2 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली दोनों को हम ऐड करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि यहां पर हमने नेट पोटेंशियल को जीरो माना है। वहां से हमारे पास इजीली जो है x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कि इस Q1 चार्ज से कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो Q1 चार्ज के कारण यहां पर हम पोटेंशियल निकालते हैं, दैट इज V ड्यू टू Q1 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है पोटेंशियल किसी भी r डिस्टेंस पर, दैट इज KQ बाई R। K को हम ऐसे रहने देते हैं भाई, Q की वैल्यू कितनी है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको हम Q2 मान लेते हैं। तो Q1 है मेरे पास 5 इंटू 10⁻8, इसे Q1 मानिए, कूलम डिवाइडेड बाई R। R मतलब जहां पर भी हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस कितनी है इस Q1 चार्ज से, तो Q1 चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस है मेरे पास x, तो डिवाइडेड बाई x। अब ऐसे हम इस Q2 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसे हम बोलेंगे V ड्यू टू Q2 विच इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई R। K मेरा K ऐसे रहने देते हैं। Q2 कितना है? Q2 है मेरा -3 इंटू 10⁻8 कूलम, तो -3 इंटू 10⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई R। R क्या है? इस Q2 चार्ज से यहां उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर मुझे नेट पोटेंशियल को जीरो बनाना है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, दैट इज 0.16 इन माइनस x। तो ये मेरा है 0.16 माइनस x। क्लियर? अब यहां पर मैंने माना है कि यहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है, तो इसका और इसका सम जीरो आना चाहिए। तो यानी 5k इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई x प्लस k -3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x, ये मेरा जीरो होना चाहिए। तो यहां से मेरा देखो, यहां से मैं k इंटू 10⁻8 और यहां से भी मैं k इंटू 10⁻8 को कॉमन ले सकता हूं बाहर। तो k इंटू 10⁻8 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 5 और नीचे x, और इधर माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये मेरा बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा मेरे जीरो के। इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मेरा कितना आएगा, इसे अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा जीरो। तो यहां मेरा बनेगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा 5 0.16 माइनस एक्स माइनस 3x शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां पे मेरा आएगा ये इसे हम भाई लिख सकते हैं 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना बनेगा मेरा 16 5 जा 80, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूं 16 5 जा 80, ये मेरा बनेगा 0.80 माइनस 5x माइनस 3x would be equal to 0. This is my 0.80, 5x माइनस 3x, ये मेरा ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा माइनस का 8x इज इक्वल टू जीरो। यहां से मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू
इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये मेरा बनेगा 0.80 माइनस का 8x इधर आके मेरा हो गया प्लस का 8x, तो यहां से मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू फाइनली 0.10 दैट इज मीटर, यानी ये मेरा आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा बनेगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब कि इस Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा कि पहला केस हमने लिया इन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट कंसीडर करके और वहां पर हमने नेट पोटेंशियल को जीरो माना। दूसरा केस हम इसमें इसी में ही हम डिस्कस करेंगे कि मान लेते हैं अब मेरे पास जो पॉइंट है वो इसके इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं है, यहां कहीं बाहर है, यानी जो भी लाइन उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के बाहर की तरफ मेरा एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है। तो इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये मेरा Q1 हो गया, ये यहाँ पे मेरा हो गया Q2। इस बार मैं यहां पर मान रहा हूं कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट नहीं है जहां पे पोटेंशियल जीरो है, उन दोनों चार्जेस को मिला, उन दोनों चार्जेस के बाहर एक पॉइंट है जहां पे मुझे नेट पोटेंशियल को बाहर मुझे देखना है कि नेट पोटेंशियल बाहर कितने डिस्टेंस पर जीरो होगा। तो मान लेते Q2 चार्ज से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो है, इसको O मान लेते हैं। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की तो डिस्टेंस है 0.16, तो Q1 से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बन जाएगी भाई, 0.16 इतना हो गया, और बाकी x बचा तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक मेरा टोटल बनेगा ये 0.16 प्लस x से मीटर। ठीक है, अब हम अगेन हमारा टास्क वही है, पहले हम इस Q1 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम इस Q2 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, और नेट पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो Q1 के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा भाई, वो मेरा हो जाएगा Q1 कितना है मेरा, Q1 है मेरा, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है K, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई ये टोटल डिस्टेंस है दैट इज 0.16 प्लस x, और Q2 के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना होगा Q2 भाई, दैट इज प्लस K, Q2 चार्ज कितना है मेरा माइनस का 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x। मैंने डायरेक्ट इसको जो है डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, यहां से k इंटू 10⁻⁸ को बाहर लेंगे, वहां डिवाइड में जाएगा जीरो के तो जीरो बन जाएगा, तो यहां मेरा खाली बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 0.16 प्लस x, देन इधर -3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू जीरो। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये मेरा बनेगा 5x माइनस 0.48 माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। यहां से मेरा आएगा 5x माइनस 3x दैट इज 2x इज इक्वल टू 0.48, यहां से बनेगा x इज इक्वल टू 0.24, ठीक है, मीटर, यानी इसे हम बोल सकते हैं 24 सेंटीमीटर। तो यानी इस Q2 चार्ज से ठीक 24 सेंटीमीटर दूर मेरा नेट दूर पॉइंट पर जो है मेरा जो नेट पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्दर आगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसकी डेरिवेशन हमने की थी, उसका फाइनल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया था, उसकी कैपेसिटेंस का कितना आता है। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड, इस पी को हम पिको बोलते हैं, पिकोफैरड। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? यानी मेरे पास सिंपली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब जब इसके बीच में एयर है उस कंडीशन में इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 8 पिकोफैरड, तो इसकी कैपेसिटेंस गिवन है जब एयर है इसके बीच में, यानी जब k की वैल्यू जब 1 है, k क्या होता था हमारे पास, k होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे c गिवन है, c इज इक्वल टू 8 पिकोफैरड, इसको मैं SI यूनिट में लाऊंगा तो ये मेरा बनेगा 8 इंटू पिको को हम लिखेंगे 10⁻12 फैरड, ये आपने ध्यान रखना है, 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12। तो और इस केस में ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कब आ रही है, जब k कितना है मेरा 1 है, क्योंकि हम जानते हैं एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो हम जानते हैं भाई c इज इक्वल टू तो होता है a k एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो a मेरा ऐसी है, k की वैल्यू 1 हो गई, एप्सिलॉन नॉट सिंपली ऐसी डिवाइडेड बाई d, और इस केस में जो ये c है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा c के बराबर है। इस केस में जो मेरा c है जब एयर है उस केस में ये मेरा बराबर आ रहा है 8 इंटू 10⁻12 फैरेड के, ठीक है। तो ये मुझे कंडीशन मिल गई। अब हमने क्या किया, हमने जो है
प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया बाई हाफ, आधा कर दिया, एंड उसके बीच की जो स्पेस है वो वहां पर हमने एयर नहीं भर रखी, अब हमने उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 है। तो इस बार के की वैल्यू है 6, ठीक है, और इस बार जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गई d/2, हाफ हो गई। तब कैपेसिटेंस कितनी आएगी, तो इस बार जो कैपेसिटेंस है उसको हम बोल देते हैं सी प्राइम। वो कितना होगा, ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये मेरा बनेगा ए के की वैल्यू है 6, एप्सिलॉन नॉट मेरा ऐसी है, डिवाइडेड बाई डी कितना हो गया, डी हो गया मेरा d/2, 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 6 2 जा दैट इज 12 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। हम जानते हैं भाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू तो ये है, तो इसको यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये मेरा बनेगा सी प्राइम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो सी प्राइम मेरा आ जाएगा 12 8 जा 96, 96 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, दैट इज 96 पिको फेरेड। तो जब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच एक ऐसा मटेरियल भरते हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और दूसरा इसके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस इतने निकल करके आती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला हमने निकालना है इसमें व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सेकंड हमने इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। मेरे पास 3 कैपेसिटर है, हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल दे रखी है, दैट इज 9 पिको फेरेड, और तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो थोड़ा हम इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये सेकंड कैपेसिटर हो गया, ये थर्ड कैपेसिटर हो गया। क्लियर, इसको मान लेते हैं C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। खैर C1 C2 C3 तो इक्वल ही है, दैट इज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, जो कि बराबर है 9 पिको फेरेड के। तो इसको SI सिस्टम में चेंज करते तो ये मेरा बनेगा 9 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, अब पहली चीज हमने निकालनी है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये बनेगा मेरा 1/C इज इक्वल टू, भाई ये C1 C2 C3 तो इक्वल है, तो इसे हम बोल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई C1, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई C1 कितना है भाई 9 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो मेरा बन जाएगा 3 3 जा 9। तो यहां से मेरा जो C आएगा दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, या फिर इसे हम बोलते थे C इज इक्वल टू 3 पिको फेरेड। ये मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गई इस पूरे सिस्टम की। अब फर्दर आगे क्या बोल रहा है ये, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। अब हमने क्या कर दिया, इस कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। इस केस में हर एक के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल है दैट इज V1, दूसरे प्लेट के लिए है V2, तीसरे प्लेट के लिए V3। तो मुझे इन्हीं V1 V2 V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब याद कीजिए जब मैं आपको इसकी डेरिवेशन करा रहा था इस फॉर्मूले की, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम एक्यूमुलेट होता है क्योंकि करंट सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इक्वल रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन इस कंडीशन में देखिए क्या है, इस कंडीशन में हमें C की वैल्यू सेम दे रखी है तीनों के लिए और चार्ज भी सेम है तीनों के ऊपर, तो पोटेंशियल भी सेम ही आएगा इस केस में तीनों के ऊपर, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत पढ़ा, नहीं नहीं, हमने ठीक पढ़ा है कि पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच। क्योंकि यहां पे जो C है वो हमारा सेम हो गया तीनों के लिए और चार्ज तो सेम होता ही है, इसकी वजह से पोटेंशियल मेरा सेम मुझे सेम देखने को मिलेगा। और कितना देखने को मिलेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेरा V1 होगा, हम जानते हैं भाई C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई C। तो मेरा जो V1 होगा दैट इज Q बाई C1। तो अच्छा, इससे पहले मुझे Q भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, चार्ज कितना है। चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चार्ज को हम यहाँ से इस फॉर्मूले से आगे हम यहाँ से चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से बनेगा मेरा Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू C, यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई V कितना है पोटेंशियल 120 वोल्ट।
तो ये मेरा कितना बनेगा, ये मेरा बनेगा Q इज इक्वल टू 12 3 जा 36 इंटू यहां से जो 10 को मैं इसके साथ मर्ज करूंगा तो ये मेरा बनेगा 10⁻11 कूलम। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इतना चार्ज 36 इंटू 10⁻11 कूलम का चार्ज हर एक कैपेसिटर की प्लेट पर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब निकालते समय तो मेरा V1 कितना आएगा, Q बाई C1। Q तो मेरा इतना है 36 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई C1 कितना है, C1 है मेरा 9 पिको फेरेड, दैट इज 9 इंटू 10⁻12 फेरेड। तो 9 4 जा 36, 11 से एक एक कटेगा तो ऊपर जाकर के 10 हो जाएगा, दैट इज 40 वोल्ट। 40 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। ऐसे सेकंड के लिए निकालते हैं, वो भी 40 आएगा। क्यों? क्योंकि C और V दोनों सेम है तीनों कैपेसिटर्स के लिए। तो V2 मेरा आ जाएगा Q बाई C2। Q कितना है भाई 36 इंटू 10⁻11, ये तो सेम रहने वाला है, डिवाइडेड बाई C2 कितना है, वो भी उतना ही है 9 इंटू 10⁻12। तो 9 4 जा 36, अगेन ये मेरा बनेगा 40 वोल्ट। तो चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, तीनों के तीनों जो है 40 वोल्ट के होंगे मेरे। तीनों के तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपके पास 40 वोल्ट। ये सेम क्यों हुआ? जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए पोटेंशियल मेरा डिफरेंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि C की वैल्यू सेम है, Q तो सेम होता ही है। देखिए ये होता है ना, V इक्वल होता है Q बाई C। अब Q तो सेम है ना हर कैपेसिटर के लिए, और C ऑलरेडी उन्होंने सेम दे दिया, तो ये जब ये सेम है तो ये तो V तो सेम ही आएगा ना तीनों के लिए। ठीक है, चलिए फर्दर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को चार्ज किया 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इट इज देन डिस्कनेक्टेड, फिर हमने इसको जो है सप्लाई से तोड़ दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई, और फिर हमने सप्लाई की बजाय हमने इसको जो है कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज 600 पिकोफैरेड वाले कैपेसिटर के साथ। तो इस प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट हुई वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं इसको। तो C की वैल्यू हमें दे रखी है 600 पिकोफैरेड, वोल्टेज हमें दे रखा है 200 वोल्ट। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि अगर मेरे पास एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है 200 वोल्ट सॉरी, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उससे हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं भाई U इज इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। लास्ट वीडियो हमने ये डिराइव किया था, तो यहां से मेरा बनेगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C कितना है 600 इंटू P को हम लिखेंगे 10⁻12 V स्क्वायर दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 200। तो 2 3 जा 6 300। तो ये मेरा बनेगा U इज इक्वल टू 300, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 इंटू यहां से 10⁻2 बनेंगे, ये दोनों जीरो भी 10⁻2, ये भी 10⁻2, तो 10⁻6 हो जाएगा टोटल। तो ये मेरा बनेगा 10⁻6 इंटू 10⁻12 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रखी है। ठीक है, तो ये है मेरा 12 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में हमने इस कैपेसिटर को इस 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी ये सप्लाई हमने 220 वोल्ट की जो सप्लाई हम पहले दे रहे थे इसको मैंने हटा दिया है, और इसकी जगह हमने एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो सेम है जो इसकी थी। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम देखने को मिलता है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। अच्छा, और C भी सेम है ना, देखिए C सेम है दोनों के लिए। दूसरा V तो सेम होता ही है। अब हम जानते हैं भाई C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा CV। तो C इसके लिए भी उतना ही है, V इसके लिए भी उतना ही है, C इसके लिए भी उतना ही है, V इसके लिए भी उतना ही है। तो चार्ज भी सेम ही आएगा दोनों के ऊपर, जो चार्ज स्टोर होगा ना दोनों के ऊपर वो सेम स्टोर होगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए
हमने पढ़ा तो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज जो स्टोर होता है वो जनरली अलग अलग स्टोर होता है दोनों कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन इस केस में चार्ज का एक्यूमुलेशन सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी सेम है दोनों के लिए, वी तो सेम होता ही है, इसकी वजह से चार्ज भी सेम एक्यूमुलेट होगा। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं कि चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। पहले हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई Q इज इक्वल टू होता है CV, है ना। तो सबसे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने इस कैपेसिटर को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब कितना चार्ज स्टोर हुआ उसे कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज कितना स्टोर हुआ भाई, Q इज इक्वल टू होता है CV। C कितना था उसका? C था मेरे पास 600 पिको फेरेड। पिको को हम लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 12 फेरेड इंटू V कितना था भाई 200 वोल्ट। तो ये मेरा बनेगा 6 दूनी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। इतना चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रखा है। अब हमने इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था भाई पहले, भाई 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज स्टोर रखा था। अब ये जो चार्ज है ये चार्ज इन दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो इसके ऊपर कितना आएगा भाई, इसका हाफ, दैट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, और इसके ऊपर भी इसका हाफ, दैट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। तो चार्ज अगर मैं बात करूं Q1 की, दोनों के दोनों बराबर ही है, Q1 इज इक्वल टू Q2 है, और कितना हो जाएगा 6, इसका हाफ, दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, टोटल चार्ज का हाफ। अब हम निकालते हैं कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई। पहले तो कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी, अब निकालते कितनी आएगी। तो पहले हम देखेंगे इसने कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर रखी है, फिर हम देखते हैं इसने कितनी कर रखी है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले U1 इज इक्वल टू भाई Q स्क्वायर बाई 2C, ये हम जानते हैं चार्ज की फॉर्म में। Q की वैल्यू है भाई 6 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो रख देते हैं 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, स्क्वायर करके आपका डबल आ जाएगा। 2 इंटू C कितना है, C तो है मेरे पास 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यहां से ये कैंसिल होगा, देन एक 6 से एक कैंसिल, 2 3 जा 6, तो कितना बना भाई 3 इंटू इधर 10 टू दावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई नीचे 10 टू पावर 2, दैट इज 3 इंटू 10 टू दावर ऊपर आएगा तो माइनस 6। इतने जूल एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर कर रखी है, और दूसरा भी इतनी जूल एनर्जी स्टोर किए हुए। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज सेम है, C सेम है, तो दूसरे के अंदर भी इतनी एनर्जी है U2, ठीक है। तो जो टोटल मेरा U बनेगा वो डबल हो जाएगा इसका, दैट इज 3 टू जा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रखी है ना। तो पूरे सिस्टम के अंदर मेरी टोटल जो एनर्जी स्टोर हो रखी है वो कितनी है, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। पहले पहले कितनी थी, पहले थी जब 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ ये सिंगल कैपेसिटर कनेक्टेड था, उस केस में एनर्जी थी 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। अब हो गई ठीक उसकी हाफ, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। यही तो एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई भाई, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल एनर्जी आपकी लॉस्ट हुई, है ना। उसमें से इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल एनर्जी आपकी लॉस्ट हो रखी है इस प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक